इन दिस वीडियो विल कंटिन्यू द चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि जनरल इलेक्शंस क्या होता है, बाई इलेक्शंस क्या होता है और इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए किस तरह से पूरे कंट्री को इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। और स्टेट इलेक्शंस के लिए जो विधानसभा का इलेक्शन है उसके लिए इस डिविजन्स को असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज बोला जाता है और इलेक्शंस हर रेगुलर इंटरवल पे किया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखे थे। अब है नेक्स्ट टॉपिक रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस बात के लिए चिंता थे कि जब ओपन इलेक्शन होगा तो वीकर सेक्शंस आगे नहीं आएंगे और अगर आगे आ भी गए तो उनके पास उतना एजुकेशन नहीं है, उतना उनका कोई सुनेगा नहीं, उतना उनके पास रुपया नहीं है। तो इस चक्कर में उनका वॉइस को दबा दिया जाएगा। वो इलेक्शन पे ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाएंगे, वो लोग बड़ा बड़ा पार्टीज़ कोई उनको टिकट नहीं देगा तो वो लोग कैसे जीतेंगे। इसी वजह से कुछ सीट्स उनके लिए रिजर्व किया गया है। सो द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज फॉर द वीकर सेक्शंस। सम कंस्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू SC ST। इस तरह से इन अ रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसी ओनली समवन हु बिलोंग्स टू SC, और जैसे अगर कोई कंस्टिट्यूएंसी SC के लिए रिजर्व किया गया है तो उस कंस्टिट्यूएंसी में सिर्फ SC का मेंबर ही खड़ा हो सकता है, इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है। तो वहाँ से जो जीतेगा वो एक SC का ही मेंबर होगा। इसी तरह से अगर कोई कंस्टिट्यूएंसी ST के लिए रिजर्व किया गया है तो वहाँ से जो भी मेंबर्स खड़े होंगे वो ST कास्ट को ही बिलोंग करेंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट को। तो पूरा का पूरा कंस्टिट्यूएंसी ही रिजर्व कर दिया गया है। दिस इज कॉल्ड रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज। Currently in the Lok Sabha, 79 seats are reserved for the SC and 41 for ST. This number is in proportion to their share in the total population. Thus, the reserved seats for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social group. SC का population और ST का population के हिसाब से ही उनके लिए seats reserve किया गया है। तो 79 ऐसा constituencies है जहाँ पर से सिर्फ SC के members ही election में part ले सकते हैं। This system of reservation was later extended to other weaker sections at the district and local level, जिसे रूरल इलेक्शंस में, पंचायत इलेक्शन से, म्यूनिसिपलिटीज़ का इलेक्शन में, इन सब में भी फिर रिजर्व किया जाने लगा। और एक नया कास्ट और आ गया, बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लासेस। However, the proportion of seats reserved varies from one state to another. जिस स्टेट में जितना ज़्यादा SC ST या OBC का पॉपुलेशन होगा उस स्टेट में उसके लिए उतना ज़्यादा कंस्टिट्यूएंसी होगा। फिर 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर विमेन कैंडिडेट्स। विमेन के लिए भी रिजर्वेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है वोटर्स लिस्ट। तो ये हम लोगों को पता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग 18 ईयर्स से अबव कैंडिडेट्स कैन वोट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर एंड एवरीथिंग। तो एक लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है जिसको इलेक्टोरल रोल भी बोलते हैं या कॉमनली उसको वोटर्स लिस्ट बोलते हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर इट इज़ लिंक्ड टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। सबसे पहला जो कंडीशन है कि सबको इक्वल वोट मिलना चाहिए, तो वो ये लिस्ट उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डिफरेंट सिटीजन्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मेनी वेज। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई हाईली एजुकेटेड है, कोई नहीं है, बट वोटिंग राइट सबको दिया गया। तो यही है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब पॉपुलेशन तो कहीं का बढ़ रहा है, कम रहा है। जैसे एक वोटर्स लिस्ट प्रिपेयर हो गया इस कंस्टिट्यूएंसी का, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कोई दूसरे जगह शिफ्ट हो गया हमेशा के लिए, शादी होकर कहीं और चले गया, कोई दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गया, तो ये लिस्ट को तो एडजस्ट करना पड़ता। तो हर एक रेगुलर इंटरवल पे इस लिस्ट को अपडेट किया जाता रहता है। It is the responsibility of the government to get the names of all the eligible voters put on the voters list. जैसे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जिनका 18 ईयर्स हो गया तो उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड होना, पुराने लोगों का नाम हटाना, जो कोई मर गया उसका हटाना, तो हर 5 साल में लिस्ट को रिवाइज किया जाता है। This is done to ensure that it remains up to date. In the last few years, a new system of election photo identity card introduce किया गया। गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है कि ये कार्ड हर लोगों को दिया जाए जिसका वोटर्स लिस्ट में नाम है, वोटर ID कार्ड। द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड जब वो लोग वोट देने जाते हैं, लेकिन कोई दूसरा कार्ड भी लेकर जाया जा सकता है, जैसे राशन कार्ड,
आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह का कोई भी अपना प्रूफ देना पड़ता है कि वोटर लिस्ट में जो नाम है वो हम ही हैं, तो अपना प्रूफ दिखाने के लिए एक कार्ड लेकर जाना पड़ता है। ये है वोटर्स लिस्ट का। नेक्स्ट, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में तो एक जब इलेक्शन होगा तो लोगों को सबको पता होना चाहिए कि कौन नॉमिनेटेड है। मतलब इफ़ आई एम अ वोटर तो मेरे पास सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि हम किसको वोट दें, कौन कौन इलेक्शन में खड़ा है, कौन सा लीडर कौन सा कंटेस्टेंट किस पार्टी को बिलोंग करता है, वो कितना पढ़ा लिखा है, इस तरह से सब कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये कैसे होता है? नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स के थ्रू। Anyone who can be a voter can also become a candidate in elections. The only difference is that वोट करने के लिए 18 ईयर्स का एज चाहिए और कैंडिडेट बनने के लिए मिनिमम 25 ईयर्स का एज चाहिए। और भी बहुत सारा अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस होता है। Political parties nominate their candidates who get the party symbol and support. Party's nomination is often called party ticket. जैसे हमको इलेक्शन में पार्ट लेना, हमको इलेक्शन में खड़ा होना है, तो हम अलग अलग पार्टीज़ के पास जाकर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमको अपना पार्टी का टिकट दीजिए। मतलब आप अपने पार्टी का मेंबर बनाइए और हम आपके पार्टी की तरफ से इलेक्शन में खड़े होंगे। उसी को पार्टी टिकट बोला जाता है। बट ज़रूरी नहीं है कि ऐसा मिल जाएगा। आज कोई भी पार्टी हमको टिकट देने के पहले मेरा देखेगा कि हम कितने पॉपुलर हैं, हम कितने एबल हैं, उन सब चीज़ों को देखा जाएगा। एवरी पर्सन हु विशेस टू कंटेस्ट एन इलेक्शंस हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म। तो सबसे पहले हमको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होगा और कुछ रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट के फॉर्म में देना होगा। तो नॉमिनेशन फॉर्म में क्या रहता है? सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट्स। अगर मेरे अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस है, कोई भी कोर्ट में केस चल रहा है, तो वो हमको पूरा डिटेल्स उसका देना पड़ता है। डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हीज और हर फैमिली। मेरे पास कितना प्रॉपर्टी है, मेरा कोई लोन है या नहीं, उस तरह का सारा चीज़ हमको देना पड़ता है इन्फॉर्मेशन। और अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ता है। फिर ये सारा इन्फॉर्मेशन को पब्लिक बना दिया जाता है। मतलब ये कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल नहीं है, ये कोई भी एक्सेस कर सकता है, ताकि लोगों को पता होना चाहिए कि हम जिसको चूज़ करने का मन है उसके मतलब वो उसका क्वालिफिकेशन क्या है, वो उसका बैकग्राउंड क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में। ये 2 फोटो है विच यू कैन सी लेटर, जिसे इस तरह से इलेक्टोरल नेम लिखा हुआ है सारा। नाउ इलेक्शन कैंपेन। So what is election campaign? The main purpose of election is to give people a chance to choose the representatives, the government and the policies they prefer. तो इस वजह से ज़रूरी है कि हम जिसको चूज़ करने जा रहे हैं उसका सारा सोच, उसका सारा प्लान हमको पता होना चाहिए। तो अब उस इंसान को, उस पार्टी को अपने प्लान्स को पॉपुलराइज करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी तो कुछ तरीका चाहिए। तो वही होता है इलेक्शन कैंपेनिंग का। इन आवर कंट्री सच कैंपेन्स टेक प्लेस फॉर अ 2-week पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग। जनरली 2 हफ्ते का होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स। तो वो लोग क्या करता है कि कैंडिडेट्स अपने जगह जगह रैली निकाल कर वो लोग घूमता है, लाउड स्पीकर ले लेकर अनाउंसमेंट चलते रहता है। फिर बहुत सारा ऐसा मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो पार्टी के छोटे मोटे वर्कर होते हैं वो लोग घूम घूम के बाइक वगैरह में और सब जगह पोस्टर लगा रहा है, फ्लैग ले लेकर घूम रहा है, इस तरह से काम करता है। दिस इज़ ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन न्यूज़ आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट्स। न्यूज़ चैनल्स में भी यही दिखाता है कि कौन सा पार्टी का कौन सा पॉलिसी अच्छा है, कौन सा पार्टी झूठ बोल रहा है, इस तरह से। तो ये खाली 2 हफ्ते का नहीं है, 2 हफ्ता तो फुल फ्लेजेडली होता है। इसका प्लानिंग वगैरह बहुत पहले से ही शुरू हो जाता है। द एक्चुअल प्लानिंग स्टार्ट्स मंथ्स बिफोर द एक्चुअल डेट। इन इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इश्यूज। वो लोग जनरली दूसरे रूलिंग पार्टी का सारा फॉल्ट्स दिखाते हैं कि ये प्रॉमिस किया था पूरा नहीं किया, ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ, इस तरह से वो लोग दिखाना चाहता है। वो लोग बहुत सारा कैची स्लोगन्स निकालता है, जैसे कांग्रेस निकाला था गरीबी हटाओ,
1971 में लोकसभा इलेक्शंस के लिए। सेव डेमोक्रेसी वॉज द स्लोगन गिवन बाय जनता पार्टी इन द लोकसभा इलेक्शंस फॉर 1977। लैंड टू द टिलर लेफ्ट फ्रंट यूज़ किया था ये स्लोगन वेस्ट बंगाल का असेंबली इलेक्शंस में, मतलब स्टेट्स इलेक्शंस में। प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज वॉज द स्लोगन यूज्ड बाय N.T. Rama Rao, द लीडर ऑफ द तेलुगु देसम पार्टी इन आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शंस। फिर जैसे मोदी के लिए आया था, अब फिर एक बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे, इस तरह से वो लोग ज़्यादा कैप्शंस यूज़ करता है ताकि लोगों का अटेंशन ले सकें। नेक्स्ट है, इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कैंपेन्स। मतलब जैसा वो लोग चाहे कर सकते हैं, लेकिन फिर तो जो भी रिच पार्टीज़ है जिसमें बहुत सारा फंडिंग आ रहा है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा रुपया स्प्रेड करेंगे, वो लोग गरीबों के लिए आए दिन खाने का इंतज़ाम करते जाएंगे, तो इस तरह से वो लोग अट्रैक्ट करेंगे। तो कुछ बेसिक रूल्स बनाना ज़रूरी है ताकि सबको फ्री एंड फेयर मौका मिले। तो अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स। वोटर्स को डराया धमकाया नहीं जा सकता। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन। रिलीजन के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता। गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे हम लोग देखते हैं कि मिनिस्टर लोग हेलीकॉप्टर से आ रहा है, प्लेन से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वहाँ पर वो लोग खुद अपना पार्टी का रुपया स्पेंड कर रहा है, वो लोग गवर्नमेंट का से नहीं ले सकता रुपया। और कोई भी पार्टी 25 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता लोकसभा इलेक्शंस के लिए, और 10 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता असेंबली इलेक्शन के लिए। अगर ये रूल्स वो लोग ब्रेक करेगा तो उनका इलेक्शन उनको हटा दिया जाएगा। इन एडिशन टू द लॉज, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री हैव अग्रीड टू अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन्स। तो क्या है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पॉलिसीज? According to this, no party or candidate can use any place of worship for election propaganda. वो लोग मीटिंग्स वगैरह या जो भी अपना शो कर रहे हैं, वो लोग किसी पूजा पाठ की जगह पर नहीं कर सकते। किसी चर्च में कर लेंगे, मंदिर में कर लेंगे, मस्जिद में कर लेंगे, क्योंकि वो रिलीजन यूज़ करना हो जाएगा फिर, तो वो नहीं कर सकते। गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स, ये सब और ऑफिशियल्स को इलेक्शन के काम में नहीं लगा सकते। और जब इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो चुका, Ministers shall not lay foundation stones of any projects, take any big policy decisions or make any promises of providing public facilities. जैसे अभी बीजेपी का रूल चल रहा है, तो अब जब अगला इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन का जब डेट वगैरह सब कुछ अनाउंस हो गया, उसके बाद बीजेपी कोई भी बड़ा ऐसा नहीं कर सकता कि हम ये हॉस्पिटल खोला जाएगा या वो करा जाएगा, अभी उसका काम शुरू नहीं कर सकता। फिर कोई नया फैसिलिटी पब्लिक को प्रोवाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो रूलिंग पार्टी इस तरह से करने लगेगा तब तो अपोजिशन को थोड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो लोग तो रूल कर नहीं रहा जो वो लोग इस तरह का काम कर सके। तो इस वजह से ये कोड ऑफ कंडक्ट में ये पॉलिसीज़ हैं। नेक्स्ट है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। ये फाइनल स्टेज है इलेक्शन का, जब लोग अपना वोट कास्ट करने जाते हैं। दैट डे इज़ यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे। वोटर्स लिस्ट में से नाम होता है, सबको अपना अपना पोलिंग बूथ बता दिया जाता है। जैसे एक वार्ड है, उसमें ये पोलिंग बूथ है, ये कंस्टिट्यूएंसी है, उसमें इतना सारा पोलिंग बूथ्स है, तो वहाँ जाकर लोग वोट देते हैं। वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, द इलेक्शन ऑफिशियल्स आइडेंटिफाई हर, पुट अ मार्क ऑन हर फिंगर एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट। उसके अंगुली में एक इंक से निशान लगा दिया जाता है और फिर ही और शी इज़ अलाउड टू कास्ट देयर वोट। An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth. जो कैंडिडेट खड़ा है, सपोज एक इलेक्शन में एक कंस्टिट्यूंसी में 6 कैंडिडेट है या 7 कैंडिडेट है, तो वो कैंडिडेट्स के एजेंट्स अंदर रहते हैं, ये ध्यान रखने के लिए कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है ना। तो इस वजह से समझ में आता है कि हाँ इलेक्शन फेयर है, क्योंकि कोई भी अगर एक चीटिंग करने लगेगा तो दूसरा एजेंट्स कंप्लेन कर देगा। Earlier, the voters used to indicate who they wanted to vote by putting a stamp on the ballot paper. एक पेपर होता था जिसमें सारा लोगोस बना हुआ रहता था और कैंडिडेट्स का नाम होता था, बट अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गया है जिसके थ्रू वोट किया जाता है। The machine shows the name of the candidates and the party symbols. Independent candidates too have their own symbols allotted by election officials.
वोटर्स को क्या करना होता है, बस बटन प्रेस करना होता है उनके नाम के पास। फिर जब पोलिंग ओवर हो जाता है तो सारे मशीन्स को सील कर दिया जाता है और एक सिक्योर प्लेस में ले जाया जाता है। अ फ्यू डेज लेटर ऑन अ फिक्स्ड डेट सारे ईवीएम्स को खोला जाता है और वोट्स काउंट किया जाता है। So the agents of all candidates are present there to ensure that the counting is done properly. तो वो जो 6-7 एजेंट है अलग अलग पार्टी अलग अलग कैंडिडेट्स का, वो सब रूम के अंदर रहता है ये ध्यान रखने के लिए कि कोई चीटिंग ना हो। The candidate who secures the highest number of votes from a constituency is declared elected. तो इसी तरह से सारे कंस्टिट्यूएंसीज में देखा जाता है कि कौन कौन जीता और फाइनली कौन से पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिला, वो विनर डिक्लेयर किया जाता है। तो ये था पूरा इलेक्शन का तरीका। नाउ व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक? इंडिया में इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कैसे हुआ? तो जैसे बहुत सारे हम लोग न्यूज़ सुनते हैं कि चीटिंग कैसे हो रहा है, गलत गलत नाम डाल दिया जाता है वोटर्स लिस्ट में, या मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी। जो रूलिंग पार्टी है वो गवर्नमेंट फैसिलिटी का फ़ायदा उठाता है। जो रिच पार्टीज़ है वो लोग ज़्यादा रुपया खर्चा कर देता है। वोटर्स को डराया धमकाया जाता है, मशीन्स ख़राब कर दिया जाता है, मशीन्स के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। ये सब चीज़ हम लोग को सुनने में आता है। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है, क्योंकि अगर एक पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन में वही जीत रहा है, वो बहुत बार हारता है। तो इससे समझ में आता है कि कितना भी ये सब छोटा छोटा चीज़ हो, ऑन अ लार्ज स्केल वी कैन से दैट इलेक्शंस इन इंडिया आर डेमोक्रेटिक। और ये इंश्योर करना एक सेपरेट डिपार्टमेंट का काम है जिसका नाम होता है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। तो जिस तरह से इंडिया में जुडिशियरी एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, ठीक उसी तरह से इलेक्शन कमीशन भी एक पूरा सेपरेट डिपार्टमेंट है। ये गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। तो इसका जो हेड होता है उसको बोला जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटेड होता है। लेकिन एक बार अगर वो अपॉइंट हो गया, उसके बाद ही और शी इज़ नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। रूलिंग पार्टी का अगर कोई चीज़ उसको समझ में नहीं आ रहा है तो इलेक्शन कमीशन उसको बोलकर हटवा सकता है। बहुत कम इलेक्शन कमीशन ऐसा होता है जिसमें इतना सारा पावर्स रहता है, इंडिया में है। EC टेक्स डिसीजंस ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। जब इलेक्शन का डेट अनाउंस हो गया तब से लेकर रिजल्ट जब तक डिक्लेयर नहीं होगा तो सारा डिसीजंस इलेक्शन कमिश्नर का होगा। इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट और पनिश करता है अगर कोई भी कैंडिडेट उसके रूल को ब्रेक करता है तो। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द EC कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस to prevent use and misuse of governmental power, to enhance its chances to win elections or transfer some government officials। तो जब इलेक्शन का काम इस तरह से चलता है तो इसी गवर्नमेंट पे पूरा नज़र रखता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो कोई तरह का भी मिसयूज़ ना करे किसी भी पावर का या रुपया का। When on election duty, government officers work under the control of the EC and not the government। कोई भी पुलिस वाला भी है पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा है तो वो गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहा उस वक्त वो इलेक्शन कमिश्नर के लिए काम कर रहा है, क्योंकि वो इलेक्शन ड्यूटी में है। इन द लास्ट 15 years और सो इलेक्शन कमीशन हैज़ बिगन टू एक्सरसाइज ऑल इट्स पावर एंड इवन एक्सपैंड देम। तो इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को रिप्रिमेंड कर सकता है, जो मतलब उसको बोल सकता है कि ये गलत है वो गलत है। व्हेन इलेक्शन ऑफिशियल्स कम टू द ओपिनियन दैट पोलिंग वाज नॉट फेयर, अगर कमीशन को लगेगा कि यहाँ का पोलिंग ठीक नहीं हुआ तो वो लोग वहाँ पर री इलेक्शन डिक्लेयर कर सकता है। ये सब चीज़ जनरली विनिंग पार्टी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता। तो इससे समझ में आता है कि हाँ, इंडिया का इलेक्शंस फ्री एंड फेयर है। नेक्स्ट इज पॉपुलर पार्टिसिपेशन। तो लोगों के पार्टिसिपेशन से भी समझ में आता है, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में मोर और लेस लोगों का पार्टिसिपेशन सेम ही रहा है, यूके में कम रहा है। तो जब लोगों का पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट सेम रहता है तो इससे समझ में आता है कि हाँ, इसका मतलब इलेक्शन ठीक है, तभी जाकर लोग वोट कर रहे हैं, नहीं तो कम जाता पार्टिसिपेशन। इन इंडिया पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज्ड पीपल वोट इन लार्जर प्रोपोर्शन। इंडिया में गरीब लोग ज़्यादा वोट करते हैं और रिच कम करते हैं। USA में ठीक अपोजिट है, वहाँ पर रिच पीपल ज़्यादा वोट करते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पैनिक्स ये सब काफ़ी कम वोट देते हैं।
द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी बढ़ा है। तो इससे समझ में आता है कि हाँ, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्शन में इंटरेस्टेड होते जा रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि पीपल एक्चुअली वांट टू टेक पार्ट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। One final test of the free and fairness of election has in the outcome itself। अगर इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं होता तो हमेशा एक पावरफुल इंसान जीतता, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बार रूलिंग पार्टीज हारता है और रूलिंग पार्टी कभी नहीं हारता, लेकिन ऐसा नहीं है। रूलिंग पार्टी रेगुलरली हारता भी है, नेशनल और स्टेट लेवल दोनों में। इनफैक्ट एवरी 2 out of the 3 elections held in the past 15 years the ruling party has lost। In the US, an incumbent or sitting elected representative rarely loses। वहाँ पर जनरली नहीं हारता है, लेकिन इंडिया में आधा से ज़्यादा MP और MLA अपना सीट खो देता है अगला बार। तो इससे समझ में आता है कि इंडिया का इलेक्शंस ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं। कैंडिडेट्स, जो लोग ज़्यादा रुपया खर्चा करता है वोट खरीदने के चक्कर में, वो लोग जनरली हार जाता है। बारिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस, कुछ इलेक्शंस डिस्प्यूटेड रहा, बट ओवरऑल लोगों का ही वर्डिक्ट फाइनल होता है। What are the various challenges to free and fair elections? तो इतना बड़ा कंट्री है तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी आता है। तो जैसे इस तरह का चैलेंजेस है कि कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री, बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स। जो किसी पार्टी में नहीं है, जो अकेला खड़ा हुआ है, और जो छोटा मोटा पार्टीज है, भले ही रिच पार्टी ना जीते, लेकिन एक एडवांटेज तो उसको मिल ही जाता है रुपया खर्चा करके। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री जिसका क्रिमिनल कनेक्शन है, वो लोग गलत तरीका से वोट मांगता है, और इनफैक्ट वो लोग पार्टी टिकट भी डरा धमका के ले लेता है। सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज। जिस तरह से देखें हम लोग कि कांग्रेस में गांधी फैमिली बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था उसका, तो एक वो प्रॉब्लम होता है कि कोई फैमिलीज पूरा पार्टी को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे घर का ही पार्टी है उनका। वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स, फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर। बड़ा जो भी पार्टीज है, मोर और लेस वो लोग एक जैसा ही लगता है। सब में कुछ ना कुछ ऐसा मिनिस्टर है जो गलत काम किया है, सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ रहता है, सब मोर और लेस सेम चीज़ ऑफर करता है। और स्मॉलर पार्टीज या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उन लोगों को बहुत बड़ा लॉस होता है बिग पार्टी से। These challenges exist not just in India, लेकिन बहुत सारे डेमोक्रेसीज में ऐसा ही प्रॉब्लम है। These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy. That is why citizens, social activists and organizations have been demanding reform in our electoral system. अब डिमांड आ रहा है कि इलेक्टोरल सिस्टम को थोड़ा बहुत चेंज करने का ज़रूरत है। तो वो क्या चेंजेस ला सकते हैं, वो हम लोग खुद भी सोच सकते हैं, और ये वेट करना होगा कि देखते हैं ये चेंज आएगा या नहीं आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स।